दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। एक बार फिर से स्वागत है आपका नए मोटिवेशन जोश और उत्साह के साथ में। फटाफट से सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करेंगे। आज का ये सेशन उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि आगे किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। हिंदी का एक महत्वपूर्ण सेट आपके सामने है, तो इसके सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक नए मोटिवेशन कोर्स के साथ में। दोस्तों कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है और उत्साह है तो आज के इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी का सपना रखते हैं तो आज के इस सेशन में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रतिदिन इसी तरीके से आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलने वाली। पहला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं तो वह वर्णमाला किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है शब्द के समूह को, ऑप्शन बी है वर्णों के समूह को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, या फिर ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों बात की जाएगी अगर वर्णमाला, तो दोस्तों वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन दोस्तों वर्णों के संकलन को यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों ये इसकी एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, खा, इया, गा या फिर जा। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे बिना किसी देरी के। तो नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इया एक नासिक के व्यंजन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। सभी दोस्त बताएंगे निम्नलिखित में से नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ख और ग, छुटाऊ बढ़ाऊ, ए और औ, या फिर सा और सा। तो नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ख और गा। दोस्तों 5 नवीनतम विकसित ध्वनियाँ हैं जिसे नुक्ता कहते हैं, जिनके आगे बिंदी लगती है। तो ये कौन कौन सी हैं सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, क, ख, ग, ज और फ। ठीक, तो ये हमारी है नुक्ता। नुक्ता कहते हैं, जो ये बिंदी आगे लगती है इसे क्या बोलते हैं, नुक्ता कहते हैं। और ये जो ध्वनि है इनको कहते हैं नवीनतम विकसित ध्वनि। और सबसे पहले इसे किसके द्वारा, किसने इसे परिभाषित किया था नुक्ता को, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इनका नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इनका नाम क्या है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसे दोस्तों परिभाषित किया था, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 5 है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 14। तो सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या दोस्तों 9 है। कितने हैं, सॉरी दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है, 11 है। और ये 11 कौन सी है, छोटा से लगा के दोस्तों अ तक दोस्तों ये आपके हैं टोटल 11। छोटा से लगा के अ तक ये हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। तो टोटल कितने हैं, 11। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर, अगर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए, उच्चारण के आधार पर, तो स्वरों की संख्या 10 होती। तो अब आप कहेंगे पहले आपने 11 बताया
और अब आप बता रहे हैं 10, तो ये एक कौन सा कम हो गया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे उच्चारण के आधार में दोस्तों ऋण को हटा दिया गया, क्योंकि ऋण से रे निकलती है और रे हमारा क्या है? व्यंजन है। तो इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। और हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछा जाता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अगर आपसे पूछा जाए लिखित रूप में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तीनों हम आपको बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए तो 11। अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर, अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या होती है 10। अब 10 कैसे होगी दोस्तों? तो 11 माइनस 1 बराबर 10। तो पहले 11 थे और 1 कम हो गया, तो 1 ये कौन सा कम हुआ? ऋण कम हुआ। अब ऋण को उच्चारण के आधार पर क्यों कम कर दिया गया? क्योंकि ऋण से दोस्तों री निकलता है और रा एक व्यंजन है, इसलिए इसे जो है स्वरों की श्रेणी से उच्चारण के में निकाल दिया गया। तो उच्चारण के आधार पर 10 है, बाकी स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो 11 है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे लिखित आधार पर स्वरों की संख्या है 13। तो पहले मैंने आपको 10, 11, फिर 10 और फिर 13, तो 11 तो स्टार्ट वाले प्लस इसमें दोस्तों 2 और बढ़ जाएंगे। अब ये दो कौन कौन से बढ़ेंगे? एक तो अंग और दूसरा आह। अंग को दोस्तों कहते हैं, अंग को कहते हैं अनुस्वार और आह को कहते हैं विसर्ग। अंग को कहते हैं अनुस्वार और आह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और इन दोनों को दोस्तों क्या कहते हैं? अंग और आह दोनों को कहते हैं आयोगवाह। क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अंग को जिसमें अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को स्वरों से संबंधित जितने सारे डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो कितनी है? 11। अगर आपसे पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 10 है, क्योंकि री को हटा दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13 है दोस्तों। इसमें अंग आह को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अंग जिसे अनुस्वार कहते हैं, आह जिसे विसर्ग कहते हैं, और अंग आह दोनों को आयोगवाह कहते हैं। अगर आपको दोस्तों आज का सेशन समझ में आ रहा है, अगर वाकई में आप कुछ सीख रहे हैं, तो आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका सपना है उत्तर प्रदेश में पुलिस बनना या फिर आर्मी या फिर दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उन तक हमारे इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों पूछा गया हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो 6 का क्रम किस शब्द के बाद आता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 6 जो है किससे मिलकर बना है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे क प्लस से मिलकर बना है 6। तो हिंदी वर्णमाला में 6 का क्रम किसके बाद आता है? तो का के बाद आता है। का दोस्तों ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दोस्त गलती कर देंगे क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है सा हा के बाद 6 आता है, लेकिन शब्दकोश में अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है शब्दकोश में, तो शब्दकोश में का के बाद से आता है, 6 आता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भाषा निर्माण में इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, या फिर दोस्तों शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, या फिर ऑप्शन डी है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार इसका सही आंसर बताएंगे। तो भाषा निर्माण में इकाई का सही अनुक्रम क्या है? तो भाषा निर्माण में इकाई का सही अनुक्रम है ध्वनि, और ध्वनि से शब्द बनता है, और शब्द से पद, और पद से वाक्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ऑप्शन ए है स्थाई। इसमें से कौन सा सही है आप देखकर ही चुन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लगातार इन सब शब्दों को देखते हुए आए हैं। अगर इसमें कोई सा डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे इसमें स्थाई कौन सा सही है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब का ज्ञान होना चाहिए। तो शुद्ध वर्तनी में दोस्तों अगर बात की जाएगी इसमें से कौन सा स्थाई सही है, तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं।
2, 4, 6 या फिर 8 कितने होते हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्दों के टोटल दोस्तों 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इन चारों के नाम सभी लोग लिखेंगे। एक तो होता है एकार्थी शब्द, ध्यान देंगे। एक होता है एकार्थी शब्द, दूसरा होता है दोस्तों अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, तीसरा होता है दोस्तों समानार्थी शब्द, और चौथा होता है दोस्तों आपका विपरीत आर्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। तो दोस्तों ये हमारे 4 जो हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे होते हैं जो दोस्तों एक निश्चित ही अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल प्रधानाचार्य हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया। इन शब्दों को दोस्तों एकार्थी शब्द ही कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं और एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टिकुलर इंसान, व्यक्ति, वस्तु के लिए यूज किया जाता है। ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। अगला दोस्तों है अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्द अर्थ जो है प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। एक बार पुनः सुनेंगे। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द दोस्तों कौन कौन से हो गए? जैसे कि आपका हो गया कनक। कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। जैसे कि आपका है पानी। पानी दोस्तों, पानी के अर्थ क्या क्या होते हैं? पानी का अर्थ होता है दोस्तों इज्जत। क्योंकि पानी कहते हैं कि उसकी आंख का पानी मर गया है, तो मतलब उसकी इज्जत ही खत्म हो गई। अगला दोस्तों पानी का मतलब होता है चमक, और पानी का अर्थ होता है एक पेय पदार्थ जो हम लोग पीते हैं। तो इस तरीके से अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो कि एक से अधिक अर्थ को रखते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला दोस्तों है समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो कि एक जैसे अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को, समूह को क्या कहते हैं? समानार्थी, या फिर इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, तो सूर्य के समानार्थी शब्द है भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य। तो ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। सूरज, तो ये सब समानार्थी शब्द है। इसी तरीके से अन्य बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए शंकर के पर्यायवाची कौन है, तो शंकर जी के पर्यायवाची हैं, शंकर जी के पर्यायवाची है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र हो गया, और आपका हो गया चंद्रधर हो गया, और आपका हो गया शशिधर हो गया, और दोस्तों आपका हो गया नीलकंठ हो गया, और शंकर जी का पर्यायवाची हो गया भोलेनाथ हो गया। इस तरीके से बहुत इनके पर्यायवाची हैं। ठीक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों विपरीतार्थी शब्द। ऐसे शब्द होते हैं जो कि विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, विलोम शब्द भी कहते हैं। जैसे कि दिन का रात और सुबह का शाम, इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द कौन सा है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे फटाफट से आज के सेशन को। इसमें से कौन सा देशज शब्द है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है देशज शब्द। इसमें से कौन सा है पूछा जा रहा है, तो देशज शब्द दोस्तों इसमें है लोटा। लोटा दोस्तों एक देशज शब्द है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? ऑप्शन ए है लेखक, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है विद्यालय, और ऑप्शन डी है योगी। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं। यौगिक की परिभाषा होती क्या है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। यौगिक की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक जो पदार्थ या फिर मिलते हैं तो उनके समूह को यौगिक कहते हैं। एक साइंस की परिभाषा। और यौगिक यहाँ पर क्या होगा? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। तो इसमें से किन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका बहुत ही आसान है, विद्यालय। विद्यालय को दोस्तों दो शब्द इसमें बन सकते हैं, एक तो विद्या और धन आलय। विद्या धन आलय, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है जिस शब्द का सार्थक क्रम हो सके उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस शब्द के सार्थक क्रम हो सके उसे क्या कहते हैं? सभी दोस्त बताएंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, या फिर दोस्तों
योग रूढ़ या फिर मिश्रित शब्द। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्रम की जगह पे खंड करना दोस्तों ज़्यादा उचित रहेगा। और रूढ़ शब्द दोस्तों वे होते हैं जिनको तोड़ा ना जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वे कहते हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक। योग रूढ़ शब्द दोस्तों वे शब्द होते हैं जो कि एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे कि दोस्तों होता है गजानन, ठीक है, जिनके गज का आनन हो अर्थात भगवान गणेश जी। पंचानन, जिनके 5 आनन हो, जिनके 5 सिर हो, उन्हें क्या कहते हैं, पंचानन। दशानन अर्थात रावण। इसी तरीके से दोस्तों आपके बहुत सारे आंसर हो जाएंगे जो कि योग रूढ़ के हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। वानर का तद्भव है। ऑप्शन ए है बानर, ऑप्शन बी है बंदरिया, ऑप्शन सी है बांदर, ऑप्शन डी है बंदर। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बंदर। बानर का तद्भव है बंदर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों वे शब्द, हिंदी भाषा के वे शब्द जो कि संस्कृत से सीधे उठाकर हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। सीलबंद किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए है रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी है देशज शब्द, ऑप्शन सी है विदेशज शब्द और ऑप्शन डी है संकर शब्द। तो दोस्तों सीलबंद शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सीलबंद शब्द एक प्रकार का संकर शब्द है। 2 तरीके की भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं और एक होते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर। तो दोनों ही हम आपको बताने वाले हैं, एकदम पूरा डाउट क्लियर करेंगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के दोस्तों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है रूढ़, दूसरा है दोस्तों यौगिक संज्ञा शब्द और तीसरा होता है हमारा योग रूढ़। तो ये संज्ञा के 3 भेद हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये दोस्तों अर्थ के आधार पर 5 होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न है इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भाववाचक संज्ञा बताइए, इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है लड़कापन, ऑप्शन बी है लड़काई, ऑप्शन सी है लड़कपन, ऑप्शन डी है लड़केपन। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी है, भाववाचक संज्ञा दोस्तों लड़कापन, लड़काई, लड़कपन। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़कपन। लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है क्योंकि लड़कपन एक भाव है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेष शब्द को या फिर विशेष नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों गाय क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं दोस्तों, क्योंकि गाय के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। पहाड़ क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल नहीं, पहाड़ों के भी दोस्तों बहुत सारे नाम होते हैं। यमुना दोस्तों, यमुना एक पार्टिकुलर नाम है एक नदी का, तो यमुना ही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आम भी दोस्तों हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गाय हो गया, पहाड़ हो गया और आम हो गया, ये तीनों दोस्तों क्या हैं, ये तीनों दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, क्योंकि दोस्तों जातिवाचक वे संज्ञा है जो कि किसी एक विशेष जाति या फिर वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यमुना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला दोस्तों है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए है शत्रुता, ऑप्शन बी है वीर, ऑप्शन सी है मनुष्य और ऑप्शन डी है गुरु। तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों इसमें कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा शत्रुता। शत्रुता एक भाव है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वीर का अगर भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वीर के जगह पे अगर वीरता होता तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाता। मनुष्य का दोस्तों क्या होता, मनुष्यता। मनुष्यता अगर होता तो यहाँ पर दोस्तों भाववाचक संज्ञा होता। गुरु का क्या होगा, गुरुत्व। गुरुत्व अगर होता तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाता। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऑप्शन ए है जवान, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है सुंदर। दोस्तों जवान एक दोस्तों क्या है, जवान एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि जवान में बहुत सारे नाम हो सकते हैं। बालक दोस्तों, जवान तो एक इंसान को नहीं कहा जा सकता क्योंकि दुनिया में बहुत सारे जवान व्यक्ति होंगे। बालक भी दोस्तों बहुत सारे होंगे, इसलिए बालक जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य भी बहुत सारे हैं तो मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा। सुंदर दोस्तों एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि सुंदर क्या है, सुंदर एक दोस्तों हमारा विशेषता है। क्या है, विशेषण है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सुंदर एक विशेषण है, ये दोस्तों सुंदर होना एक विशेषता बताता है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई दोस्तों एक वस्तु का नाम है। अगर दोस्तों यहाँ पे मिठाई की जगह पे आपका होता है मिठास, मिठास, ठीक, तो यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता। चतुराई, यहाँ पर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर मिठाई ही होगा, तो क्योंकि यहाँ पर मिठास होता तो हो जाता। चतुराई दोस्तों एक भाव है, लड़ाई दोस्तों एक भाव है, उतराई दोस्तों एक भाव है। यहाँ पे मिठाई इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा या फिर जीविका कमाने की इच्छा या फिर किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा। जिजीविषा दोस्तों जीवन की इच्छा को ही क्या कहते हैं, जिजीविषा कहते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिजीविषा। अगला दोस्तों प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके के दोस्तों इन्हें कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोला जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है। जो शब्द कुछ जानता हो उसे, वो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अज्ञ, ऑप्शन बी है सर्वज्ञ, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है कृतज्ञ। तो दोस्तों जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ, सर्वज्ञ, उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और अपने सभी दोस्तों तक आज के सेशन को शेयर जरूर करेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। दोस्तों अगला प्रश्न है सफेद झूठ का क्या अर्थ है। सच होना, ऑप्शन बी है पूर्णतया असत्य होना, या फिर ऑप्शन सी है अभिमान, या फिर ऑप्शन डी है शिष्ट। तो दोस्तों सफेद झूठ, ये दोस्तों एक मुहावरा है। सफेद झूठ कहेंगे बिल्कुल सफेद झूठ बोला है भाई साहब ने। तो भाई साहब मतलब पूर्णतया सत्य बोल रहे हैं या फिर पूर्णतया असत्य बोल रहे हैं, पूरी तरीके से झूठ बोलना यानी कि सफेद झूठ बोलना। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आ बैल मुझे मार अर्थात पत्नी से पंगा लेना। आ बैल मुझे मार अर्थात पत्नी से पंगा लेना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आ बैल मुझे मार, ऑप्शन ए है छेड़छाड़ करना, ऑप्शन बी है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन सी है बलशाली के सामने वीरता दिखाना, ऑप्शन डी है कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। आ बैल मुझे मार दोस्तों जानबूझकर मुसीबत में पड़ना अर्थात पत्नी से पंगा लेना। तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना आ बैल मुझे मार का एकदम सही सटीक आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला दोस्तों क्या है, मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो दोस्तों मूक का विपरीतार्थक शब्द है, मूक किसे कहते हैं, जो बिल्कुल नहीं बोलता हो। ध्यान रखेंगे, जो कुछ नहीं बोलता हो, जो बिल्कुल नहीं बोलता हो या फिर जो कुछ नहीं बोलता हो उसे क्या कहते हैं, मूक कहते हैं। वाचाल, जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहेंगे, जो बहुत बोलता हो उसे कहेंगे वाचाल। तो मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
और डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में दोस्तों आपसे यही कहना चाहते हैं कि दोस्तों अपने जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए। हमारे यहाँ से दोस्तों डे प्लान प्रतिदिन दिया जा रहा है हर एक बच्चे को। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होने वाले हैं। दोस्तों कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसको तुम स्वीकार करो। क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग निश्चित तौर पर सफल होने वाले हैं अगर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि दोस्तों परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। तो बेस्ट ऑफ लक। आपके साथ में वीके एडू हमेशा है। वीके एडू आपके सपनों को सपोर्ट करता है।